स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम बेसिक टैली कोर्स के लेवल 3 में जीएसटी बेसिक समझ रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक हम रेगुलर डीलर रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, रेगुलर डीलर के रिटर्न्स और जीएसटी एडजस्टमेंट आईटीसी का ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने समझा था कि किस तरीके से कॉम्प्लायंस मेंटेन करना, फॉलो करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए। ऑल ओवर इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। जीएसटी में थ्रू आउट इंडिया सेम रूलिंग बना के सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज को एक ही जैसे प्रोविजंस के साथ जोड़ दिया गया। अब इसमें ये क्लियर कट इनपुट लेने का तरीका बताया गया है कि जब तक एक सेलर अपने रिटर्न के साथ टैक्स पेमेंट नहीं करेगा तब तक किसी भी बायर को उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रेडिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परचेजेस दोनों पे अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर, रिटेलर टू रिटेलर हो रहा है तो भी वो हर स्टेज के ऊपर उसका इनपुट क्रेडिट मिलता चला जाएगा। परंतु उसके लिए हमें इनवॉइस लेवल डिटेल्स मैच करने होंगे। इनवॉइस का नंबर, उसके अंदर बेची गई आइटम्स के एचएसएन कोड्स, टैक्सेबल वैल्यूज, टैक्स अमाउंट, ये सब कुछ मैच किया जाएगा। और ये भी चेक किया जाएगा कि क्या उस बिल की टैक्स पेमेंट सप्लायर ने की है या नहीं की है। इतनी कंडीशंस को चेक करने के लिए देखिए, अगर वॉल्यूम छोटा होता है तब तो इसको मैनुअली करना, मैनेज करना इजी हो सकता है। बट जहाँ वॉल्यूम ट्रांजेक्शन ज्यादा है वहां हम बिना टेक्नोलॉजी के इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। पैन इंडिया पहली बार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर की गई है, जहां रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग और ग्रीवेंसेस तक सब कुछ ऑनलाइन है। अब इनका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या आने वाला है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस को लेके स्ट्रिक्ट है कि आपको कॉम्प्लायंस फॉलो करना ही पड़ेगा। नॉन कॉम्प्लायंस कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उस पर वो सख्ती दिखाई जा रही है। जो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डालने का जो प्रावधान बनाया गया है वो इसलिए ताकि एक टैक्स पेयर को ये सख्त संदेश दिया जा सके कि आपको कानून की पालना करनी है। यदि आप कानून की पालना करने में चूकते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। ये बोला जा रहा है कि 1 जुलाई 17 से जीएसटी लागू हो जाएगा। ये इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये 2016 की, ये तो लागू हो चुका है। अब तो लागू हुए भी इसको 5 साल हो गए। टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, कोशिश की गई है कि मैनुअल इंटरवेंशन, मानवीय दखलंदाजी जितनी कम से कम हो, ठीक है, किसी के हस्तक्षेप के बिना ये सब चीजें सीमलेस टेक्नोलॉजी ही ड्राइव करे, ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है। कंप्लायंस क्यों जरूरी है? बी टू बी ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस, इन ट्रांजेक्शन्स में पहले जो कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स थे वो इमोशनल रिलेशनशिप्स थे, भाई सा वाला रिश्ता। अब वो भाई सा वाले रिश्ते में
आप सालों साल एक दूसरे के साथ व्यापार करते चले जाते थे ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अब उस ट्रस्ट की कहानी के अंदर क्या होता था, मान लीजिए हम वैट की बात कर रहे हैं। अब वैट की स्क्रूटनी गवर्नमेंट करती है कुछ सालों के बाद, जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। 3-4 साल के बाद पिछले किसी साल का केस उठा लिया और उस समय टैक्स पेयर को बुला के बोलते हैं कि हाँ जी भाई साहब आ जाइए अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स लेके। अब 3-4 साल पुरानी किताबें उठा के वो तो बड़े उत्साहित होते हैं कि हमने सब कुछ सही तरीके से किया हुआ है। वो लेके पहुंच गए ऑफिसर के पास। ऑफिसर कहता है ये आपने अपनी जो वैट की रिटर्न फाइल कर रखी है उसमें आपने ये बिल दिखा रखे हैं इनपुट के लिए, परचेज के। एक काम कीजिए, ये जिस पार्टी के बिल है उससे वेरीफाई करा के ले आइए। उसको वैट C4 बोलते हैं हरियाणा में। वैट C4 फॉर्म के अंदर एक पार्टी के द्वारा आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने बिल इशू किए गए उनकी पूरी डिटेल लिख के उस पर वो स्टैंप लगा के दे देती है पार्टी के, हाँ मैं ये वेरीफाई करता हूँ कि सारे बिल जो इन्होंने इनपुट ले रखे हैं वो मैंने ही दिए होंगे। वो कब देगा ऐसी एश्योरेंस? वो ऐसी एश्योरेंस अपनी सेल रिटर्न को देख के देगा। अगर उसने वो वाले बिल अपनी सेल की रिटर्न में दिखा रखे होंगे तभी तो वो उसको लिख के देगा ना कि हाँ मैंने बेचा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए एक सप्लायर के आप 20 बिल लिख के ले गए उसमें, आप तो खुश थे तो आपके पास उसके 20 बिल आपकी फाइल में लगे हुए हैं। आप 20 बिल लेके उसके पास गए कि हाँ जी ये मैंने इसमें लिख रखे हैं, आप बस एक मोहर मार दो और दे दो मेरे को। अब वो भाई साहब जिसको हम भाई साहब कह रहे थे इतने सालों से, वो भाई साहब कहते हैं कि आप ये फार्म छोड़ दो, मेरा अकाउंटेंट आएगा तो मैं अपनी सेल की रिटर्न में से इसको वेरीफाई कराऊंगा और उसके बाद स्टैंप लगाऊंगा, आप अगले हफ्ते आके ले जाओ, ठीक है। आपका मन थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, भाई साहब नहीं रहे हो, वो तो वेरीफाई करके देंगे मुझे, और एक तरीके से वो सही भी है, वो ऐसे ही कैसे किसी भी कागज पे साइन करके दे दें। एनी हाउ एक हफ्ते बाद जब आप उनसे वो रिटर्न लेने पहुंचे तो पता लगा कि जो फार्म आप भर के दे गए थे उन्होंने उस फार्म पे साइन नहीं किए। उन्होंने ऐसा ही एक और नया फार्म बनाया और उसमें करीबन 15 बिलों के नाम लिखे हुए थे और उसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प मार के हमें पकड़ा दी। अब वहां पे डिस्प्यूट हो जाता क्योंकि मैं 20 बिल लिख के लाया था और उसमें 15 बिल शो कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने 5 बिल अपनी रिटर्न में दिखाए ही नहीं थे। और इसका पता मुझे कब लग रहा है? 3-4 साल 5 साल के बाद, ठीक है। तब मेरा माथा ठनका, झगड़ा हुआ कि मेरे 5 बिल का तुमने टैक्स तो लिया ही है मेरे से, मुझे इनपुट नहीं दिया। अब तुम्हारा बिल देख के मैंने तो अपनी परचेज की रिटर्न में लिख दिया, मैंने इनपुट ले लिया उसका गवर्नमेंट से, क्योंकि वैट में इनपुट हम सेल्फ डिक्लेयर करते थे, गवर्नमेंट उसकी वेरिफिकेशन करती थी उस टाइम के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद। हाँ किसी का भी नंबर आ सकता है, स्क्रूटनी होती है, सबका नहीं आता नंबर, किसी किसी को ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिजेक्ट हो गए उसके 5 बिल। अब ये तो एक ही सप्लायर था, मेरे तो 20 सप्लायर है। कोई बंदा एक बिल मना कर रहा है, कोई 2 बिल मना कर रहा है, कोई 5 बिल मना कर रहा है, होगी प्रॉब्लम। अब एनी हाउ मुझे तो उस ऑफिसर के पास जाना ही है क्योंकि मेरी तो बुक्स खुली पड़ी है उसके पास। उस ऑफिसर के पास पहुंचा मैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स वो स्टैंप्स लेके। अब वहां जाके ऑफिसर ने मुझे पेनल्टी लगाई क्योंकि आपने तो 20 बिलों का इनपुट ले रखा है और वास्तव में तो 15 ही बिल होने चाहिए थे। अब वो भी उन पार्टी को ठीक ठहरा रहा है, हमें गलत ठहरा रहा है, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही चोर, ठीक है। तो उसने हमें फाइन लगा दिया। अब वो फाइन लगा दिया, हमें जबरदस्ती फाइन भरना पड़ गया। तो अब आपको क्या लगता है कि आज के बाद मेरे उस भाई साहब के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे? वो रिश्ता खराब हो जाएगा, वो भाई साहब नहीं रहेगा। अभी तो देखो ये जो 2022 में हम जो स्क्रूटनी वो चेक करवा रहे हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स, कौन सी है वो तो 4 साल पहले की है, 5 साल पहले की है। इन 5 सालों में भी तो मैं भाई साहब से सामान ले रहा था। अब जिस भाई साहब ने 5 साल पहले हमें इतना नुकसान पहुंचा रखा है वो इन 4 सालों में क्या कुछ और नहीं पहुंचा रखा होगा, है कि नहीं? मतलब
आने वाले सालों में भी अगर मेरी स्क्रूटनी होती है तो संभावना है कि मेरे और बिल भी नहीं निकलेंगे उनके रिटर्न्स में। ठीक है, एक तो मुझे उन इनपुट का लॉस हुआ, गवर्नमेंट को वो सारा इनपुट ब्याज के साथ वापस देना पड़ा, पेनल्टी लगी, ऑफिसर की नजर में हम चोर साबित हुए। अगले साल ऑफिसर जरूर बुलाएगा क्योंकि उसको पता लग गया कि इस पार्टी की अकाउंटिंग ठीक नहीं है। समझ गए आप? और ये पता लगा मुझे 4 साल 5 साल के बाद, इस चीज की बहुत बड़ी तकलीफ है। 4 साल 5 साल के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरा जो सप्लायर है वो कॉम्प्लायंस मेंटेन करने में ढीला है। वो रिलेशनशिप्स हमारे जो इमोशनल थे, अब उसमें तो अब हमारे और ज्यादा इमोशंस निकल के आएंगे। पहले वो ट्रस्ट वाले इमोशंस थे और अब डिस्ट्रस्ट वाले इमोशंस होंगे, गाली गलौज भी होगी, मारामारी भी होगी। ठीक है, तो आपको कोई भी चूज तभी करता है कि आप कॉम्प्लायंट हैं, आप पे ट्रस्ट करके आपको वो पैसा देके जा रहा है कि आप उसके द्वारा दिया गया पैसा गवर्नमेंट को जमा कराएंगे ताकि उसको इनपुट मिल सके। समझ रहे हैं आप? तो आपको अब जो रिलेशनशिप्स बनाने हैं वो कॉम्प्लायंस रिलेशनशिप्स बनेंगे। जीएसटी में क्या है? जीएसटी में प्रावधान है कि आपको तुरंत पता लग जाता है कि उस पार्टी ने आपका बिल इंक्लूड किया या नहीं किया रिटर्न में। 2A में दिख जाता है। अब 2A को ध्यान से देखना आपका काम है, आप ना देखें तो आपकी गलती है। ठीक है, हर महीने 2A को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करते रहें ताकि आपको पता लगे कौन से वाला सप्लायर ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो जो कार्रवाई 5-5 साल तक चल रही थी उसमें अभी मुझे 4 साल का भी रिस्क है कि आने वाले टाइम में जब उन 4 सालों की स्क्रूटनी हो गई तो भी मेरा नुकसान हो सकता है। यहाँ आपके हाथ में पकड़ कब आ गई? अगले महीने पकड़ में आ गया। तब आप लंबे समय तक आंख मीच के किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उससे डील करने से पहले ही आप उसकी कॉम्प्लायंस रेटिंग चेक चेक करके और फिर डील करोगे उससे। और एक बिल उससे लिया, 1 महीने में 1.25 महीने में हमें पता लग गया कि हाँ वो हमारा बिल इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो। ठीक है, अब इसका बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? सप्लायर ने माल बेचा 1,18,000 रुपए का, जिसमें 18,000 रुपए जीएसटी है। कस्टमर 1 लाख रुपए देगा पहले तो। ठीक है, और कहता है जी बाकी दूंगा जीएसटी R1 फाइल करने के बाद, जब आप अपनी R1 फाइल कर दोगे। इसने R1 फाइल की, इसने R1 फाइल करते ही उसकी 2A दिख गई। अब इसको ये तो ट्रस्ट हो गया कि हाँ मेरा बिल तो इंक्लूड कर लिया, बट इसको इनपुट कब मिलेगा? 2A में आने का मतलब तो प्रोविजनल तो हो गया, फाइनल तो नहीं हुआ ना अभी। फाइनल कब होगा? जब ये बंदा टैक्स की पेमेंट करेगा। जब मेरा सप्लायर टैक्स की पेमेंट कर देगा तो मेरा जो प्रोविजनल इनपुट है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं उसका पूरा इनपुट यूज कर सकता हूँ, उसके बाद जाके उसके पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ एक बिल हुआ, क्या पूरे महीने में मैं केवल 1 लाख का माल बेचूंगा? सोच के देखिए, अगर मैं मंथली 1 करोड़ की सेल कर रहा हूँ और सारी की टैक्स परसेंटेज मेरी 18% है, तो 18 लाख रुपए रुक गए मेरे मार्केट में। ठीक है, कैसे चलेगा काम? काम चलेगा ऐसा किन लोगों के साथ होगा? जिनकी कॉम्प्लायंस रेटिंग रेड होगी। उस पर तो लोग विश्वास नहीं करेंगे ना। जिसका विश्वास डामाडोल है वो किस चीज पे कि ये रिटर्न टाइम पे नहीं भरता, उसी पे लोग डिस्ट्रस्ट करेंगे। अविश्वास तो उसी पे ही होगा, उसी का पैसा रोका जाएगा। और जो लोग ग्रीन में होंगे, जिनकी कोई रिटर्न आज तक लेट ही नहीं हुई है, वो लोग एटीट्यूड के साथ माल बेचेंगे। वो कहेंगे भाई एडवांस है तो माल है, नहीं तो साइड हो जाओ, आगे कस्टमर बहुत खड़े हैं, हमें उसको अटेंड करना है। समझ गया? तो अब आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लायंस का क्या फायदा है। आप ग्रीन में हैं तो आप एटीट्यूड से माल बेचेंगे, और आप अगर रेड में हैं तो आपको हाथ पैर जोड़ के माल बेचना पड़ेगा।
आपको उधार भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई सप्लायर आपको कह रहा है कि हाँ माल ले लो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है, किस्तों में पैसे दे देना, अभी ऐसे कर लो अभी वैसे कर लो, इट मीन्स उसकी रेटिंग चेक करना जायज है, बनता है। चेक करो कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहा है, आपसे टैक्स का पैसा लेके कहीं वो आगे गवर्नमेंट को ही ना दे। ठीक है, तो उसकी रेटिंग जरूर चेक करने का। कैंसिल हो सकता है प्रोविजनल वाला टैक्स जैसे। हाँ, अगर उसने मना कर दिया, टैक्स पेमेंट ही नहीं की, अभी तो R1 में डाला सिर्फ, जब तक 3B में जाके टैक्स नहीं पे करेगा तो अगर कैसे वो मिल जाएगा। क्वार्टर नहीं करते हैं तो फिर वो उसमें तो 3 महीने तक वो प्रोविजनल ही रहेगा, फिर हाँ, फिर वो कैंसिल कर देंगे फिर। कैंसिल भी कर सकते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अब 2A के साथ साथ एक और रिटर्न बना दी है, 2B। 2A में तो बिल तभी आ जाता है जैसे ही अपनी R1 में बिल शो करते हो, 2B में तब आता है जिसकी टैक्स पेमेंट हो चुकी होती है। तो एक्चुअल में तो आपको इनपुट वही मिलेगा जो आपके 2B में है। ठीक है, ये प्रावधान बाद में आए हैं, स्टार्टिंग में 2B नाम की कोई रिटर्न नहीं थी, ये बाद में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, अब ये है कि हमें तैयारी क्या करनी है, तैयारी किस चीज की, कि हम वैट से जब GST में आए थे तो उसके लिए बताया गया था कि आपको क्या क्या करना है। आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो ये सारे काम कर सके, टैली में सारे प्रावधान हैं, बिल रिकॉर्ड कर सकता है, प्रॉपर रूलिंग के हिसाब से इनवॉइस को मैच करने की फैसिलिटी है, रिटर्न फाइलिंग की फैसिलिटी है। अब रिटर्न के अंदर से ही आप ऐसे बनाएं कि आपकी रिटर्न और बुक्स मैच हो जाए। ठीक है, रिटर्न फाइल करता है हमारा टैक्स पेयर, टैक्स सर्विस प्रोवाइडर जो होता है हमारा, ठीक है ना, जिसको हम GSTP बोल देते हैं, वो लोग हमारे रिटर्न्स बनाते हैं। अब वो जो रिटर्न फाइल कर रहा है और हमारी बुक ऑफ अकाउंट से वापस में मैच करनी चाहिए ना, तो टैली में ऐसा प्रावधान है। रिकॉर्डिंग इनवॉइसेस, देखिए बिल बनाने का तरीका, गणेश ट्रेडिंग सेल कंप्यूटर, ये पहले ऐसे वैट लगा के बनाते थे, एक्साइज और वैट, अब क्या हुआ, उसकी जगह CGST और SGST लग गया, अब ये बिल सेव होगा। ठीक, अब इसकी जगह अगर आपने IGST लगा दिया तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास जो ये बताए कि गलत है, यहाँ IGST नहीं लगना, यहाँ CGST SGST लगना है, ऐसी वार्निंग आनी चाहिए कि इनकरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को वार्निंग देनी चाहिए। इनवॉइस मैचिंग, अब जब आप 2A डाउनलोड करेंगे और अपने परचेज रजिस्टर से मैच करेंगे, एक एक चीज मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सुविधा हो जाए जो हमें दोनों को कंपेयर करके बता दे कि आपने जो टैली में एंट्री डाली हुई है और जो पोर्टल पे अवेलेबल है, उन दोनों का मिलान करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है, ये मैच है, ये मैच है, ये मिस मैच है, मिल नहीं रहा है, मॉडिफाइड, इसको बदल दिया गया है, न्यू क्लेम, ये 2A में था ही नहीं, ये मैंने ऐड किया है। तो इस टाइप की फैसिलिटी भी हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। रिटर्न फाइलिंग, वैट में हम कैसे करते थे, गवर्नमेंट के साथ जो हमारी इंटरेक्शन होती थी वो 3 महीने में एक बार होती थी, GST में 1 महीने में 3 बार, R1 R2 3B जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ महीने में 3 बार डील करना है। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग वो समरी खुद बनाते थे वैट वाले, और यहाँ पे एक एक इनवॉइस को अपलोड करना है, हर इनवॉइस की डिटेल बतानी है गवर्नमेंट को। इनवॉइस मैचिंग वैट में नहीं होती थी, मतलब एट प्रेजेंट नहीं होती थी, बाद में जाके होती थी, तो वो परेशान करती थी। यहाँ पे तुरंत हाथों हाथ चेक हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट हम खुद डिसाइड करते थे कि मुझे कितना इनपुट लेना है, मेरी सेल और परचेज का डिफरेंस निकाल के हम बता देते थे कि मेरा इतना इनपुट बनता है। ठीक है, और इस केस के अंदर इनवॉइस मैच होंगे और जो इनवॉइस का टैक्स पे कर रखा होगा उसी का हम इनपुट क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, एक तो वो रिकॉर्ड कर सके आपकी ट्रांजेक्शन्स को, गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय आपको वार्निंग दे, GST नेटवर्क के साथ जुड़ सके डायरेक्टली, ठीक है, और डाटा को रिकनसाइल कर सके, जो 2A से डाटा डाउनलोड हो रहा है उसको रिकनसाइल करके हमें रिपोर्ट दे सके, तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बुक्स मैचिंग विद द रिटर्न फाइल्ड बाय TRP, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर है, वो जो मेरी रिटर्न भर रहा है उसके द्वारा भरी गई रिटर्न और मेरी बुक्स मैच करनी चाहिए।
ये सप्लायर है, ये टीआरपी है या सीए है, ठीक है। 10 अगस्त आई, इसने अपना सेल्स का डाटा उसको दे दिया, अब इसे सेल्स का डाटा GSTR1 फॉर्म में अपलोड कर दिया। ऐसे ही होता है, बिजनेसमैन अपने सीए को डाटा देता है और वो सीए उसकी रिटर्न फाइल कर देता है, ठीक है। अब वहां से आ गई 2A, ये परचेज इन्होंने इनको दे दी और वहां से 2A डाउनलोड हो गई। अब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पोर्टल पे डाल दी, तो क्या होगा, ये 2 फाइल करेंगे, तो क्या होगा, उन्होंने फाइल की, आपने भी अपलोड कर दी थी, तो उससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो कहेगा डुप्लीकेट एंट्री है, ठीक है। आपकी बुक ऑफ अकाउंट की एंट्री पोर्टल के साथ डबल हो रही है, तो उस केस में क्या था, ये यहाँ गया और ये सीए के पास भी आ गया। अब 2 जाएगा तो वो 2 को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो दोनों जगह इंफॉर्मेशन गई हुई थी। इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपको क्या क्या करना है तैयारी, आपको जीएसटी के हिसाब से कॉम्प्लाइंट होना है, तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो कंप्यूटर लो, सबसे पहले कंप्यूटर के साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स लो और उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी अकाउंटिंग बुक्स को रेडी करना है, कैसे, आपके पास देखो ये जीएसटी का पोर्टल दिया गया था, gst.gov.in, ये हमारे वित्त मंत्री जो उस समय वित्त मंत्री थे मिस्टर अरुण जेटली, डेथ हो चुकी है इनकी अब तो, अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जब जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। ट्रांजिशन की प्रोविजंस थे कि आपके जो जो इनपुट्स एक्साइज में या वैट में पड़े हुए थे उनके साथ क्या किया गया, जो आपके वैट सेन वैट कहते थे एक्साइज के इनपुट को, और दूसरा आपका वैट पड़ा हुआ था। वैट की किसकी जिम्मेदारी थी, स्टेट गवर्नमेंट की, और एक्साइज कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने एक्साइज पे कर रखी थी और उनको आपने वैट पे कर रखा था। स्टॉक सारा खत्म नहीं हुआ, तो इट मीन्स मेरा इनपुट बचा हुआ है। अब वो बचे हुए इनपुट का क्या किया गया, उसके लिए सैन वैट को बना दिया गया सीजीएसटी और वैट को बना दिया गया एसजीएसटी, वो आपको इनपुट दे दिया गया था, ठीक है। ताकि आप उसको पहले दिन जब आपने जीएसटी में अभी तक कोई परचेज नहीं की है तब भी आपको एक जीएसटी का इनपुट ट्रांसफर किया गया था, जो कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वैट और एक्साइज के खातों में जमा था आपका, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया था अपनी किताबें तैयार करके रखो, अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स को अपनी रिटर्न्स के साथ मैच करके रखो। अब ये इलस्ट्रेशन आपको दी गई है कि रिटर्न किस तरीके से भरी जाती है। टैक्स पेयर अपने कंप्यूटर में काम करता है, अपनी सॉफ्टवेयर एंट्री करता है, एएसपी बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये इसमें एंट्री डाल रहा है और हमें कहाँ देनी है एंट्रीज, पोर्टल पे देनी है। अब एंट्रीज को पोर्टल पे देने के लिए पोर्टल और टैक्स पेयर के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम जीएसपी बोलते हैं। जीएसपी है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, क्योंकि रिटर्न फाइल करने वालों का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो सारी चीजें एक ही पोर्टल हैंडल नहीं कर सकता। उसके लोड को शेयर करने के लिए जीएसपी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बना दिए गए हैं। टैली भी एक जीएसपी है, टैली ने स्टार्टिंग के दौर में ही जीएसपी का लाइसेंस ले लिया था, ठीक है। तो अब जब आप अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस, रिटर्न फाइलिंग और चालान जनरेशन करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, ये देखिए आपके यहाँ से जीएसपी के थ्रू डाटा पोर्टल पे जाएगा और कुछ रिटर्न्स ऊपर से नीचे डाउनलोड भी होंगी, जैसे कि 2A 1A 3 गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था, बट आज की डेट में हम सिर्फ 2A 2B ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आदान प्रदान होगा और ये आदान प्रदान आसान हो जाता है अगर यहाँ पे भी टैली हो और यहाँ भी टैली हो, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे प्रावधान किए गए हैं जो पोर्टल को चाहिए, क्योंकि टैली को पहले ही जानकारी मिल जाती है जीएसपी होने के नाते से, तो यहाँ पे सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है आपको, ठीक है। अब टैली की पावर टेक्नोलॉजी, टैली से आप डायरेक्टली R1 बना सकते हैं। R1 कैसे बनेंगे, R1 बनानी ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ बिल बनाने, आप सिर्फ बिल बनाइए, ऑटोमेटिकली R1 जनरेट हो जाएगी। आप जब खाता खोलते हैं किसी का, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे टैली में, टैली उसको चेक करके बता देगा ठीक है या नहीं है, ये सुविधा टैली में है। ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट, बुक्स को और रिटर्न को मैच करने के लिए एक ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट बनाई गई है,
आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए जो टैक्स पेयर आते हैं वो कहते हैं ना मिसमैच है, ये वो रिपोर्ट है। हाँ, वो मिसमैच रिपोर्ट क्या बताती है कि आपकी जो बुक्स में एंट्री है और जो रिटर्न में एंट्री है उन दोनों में फर्क है, उसको मैच करने के लिए ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट दी गई है। ठीक है। ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलिएशन, बुक्स को मैच करने के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ, ये टैली की टेक्नोलॉजी है, टैली में अवेलेबल है ऑटो रिकंसिलिएशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट, ई पेमेंट्स विद डीबीएस, डीबीएस होता है डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम। बहुत सारे बैंक्स डीबीएस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, बैकएंड पे ओपन कराना पड़ता है, ये एनेबल कराना पड़ता है। अगर वो एनेबल करा लेते हैं तो फायदा मिलता है कि आप टैली से जो पेमेंट की एंट्री डालते हो वो वाली एंट्रीज को एक्सपोर्ट करके आप एक शीट बना के नेट बैंकिंग की साइट पे जाके अपलोड कर दो, वहीं से आपकी पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी। आपने कई पार्टीज को पेमेंट करनी है तो टैली में एंट्री डाल के एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट होएगी, वो एक्सेल की शीट आपके नेट बैंकिंग के पोर्टल में जाके इंपोर्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी। तो ये ई पेमेंट्स की फैसिलिटी भी टैली में आ गई है, बहुत सारे बैंक्स के साथ इनका टाई अप हो चुका है, कोटक उसमें एक बैंक है। ठीक है, ये टैली में अवेलेबल है। ट्रेन एंड लर्न, आपको और ज्यादा चीजें समझनी है तो टैली ने एक वेबसाइट बनाई है blogs.tallysolutions.com। जीएसटी से दिए गए जो संबंधित जितने भी प्रावधान है उनको समझने के लिए ये एक ब्लॉग अवेलेबल है। इसमें बड़ी ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर टॉपिक्स को समझाया गया है। आमतौर पे क्या होता है, हम कानून से जुड़े हुए पहलुओं को जब स्टडी करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे हमें बात बताने से पहले वो बताता है अंडर सेक्शन दिस, सब सेक्शन दिस, तो वो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप blogs.tallysolutions.com पे विजिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में टैली ने एक ऐप भी बनाई थी, टैली फॉर जीएसटी, और टैली की तरफ से अपने डीलर नेटवर्क की मदद से ऑल ओवर इंडिया एक अभियान चलाया गया था जिसमें हजारों लोगों को जीएसटी की जानकारी दी गई थी। अब बीइंग टैली का पार्टनर, हमने भी अपने ऑफिस में ऑफलाइन सेशंस कंडक्ट किए थे और 200 से ज़्यादा लोगों को हमने भी जीएसटी स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ये ऑनलाइन सेमिनार्स भी अरेंज किए गए थे काफ़ी हद तक पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि काम बहुत बड़ा था और बहुत सारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जानी थी। इसी के साथ ही हमारा लेवल 3 हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी और जीएसटी के बेसिक्स को समझने में आपकी मदद की गई। इसके बाद हम लेवल 4 में मूव करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से टैली में जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं और रिटर्न्स प्रिपेयर की जाती हैं। ओके, बाय। आज के लिए इतना ही।